नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञानम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश के जो दूसरा सर्वोच्च पद है। जैसे सबसे पहले तो सर्वोच्च पद पे किसका नाम आता है? राष्ट्रपति का आता है। और राष्ट्रपति के बाद किसका आता है? दूसरा सर्वोच्च पद इनको माना जाता है उपराष्ट्रपति के पद को। और आधिकारिक रूप से ये राष्ट्रपति के पद के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर हमने लिया है। जैसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है वैसे ही हमने अपने यहाँ पे भी किसका प्रावधान किया है? उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया है। अब बात आती है कि अनुच्छेद जो 63 है वो क्या कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। देखिए, सबसे पहले कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें, जैसे कि हमने अनुच्छेद 52 पढ़ा था जो राष्ट्रपति से संबंधित था, राष्ट्रपति के पद की बात की गई थी, वैसे ही अनुच्छेद 63 है वो क्या करता है? भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना। आपको पता है जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं। भारत का नागरिक हो, वही योग्यताएं होती हैं लगभग उपराष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति की होती हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि कम से कम 35 वर्ष उनकी आयु हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए, ये दोनों तो राष्ट्रपति वाले हैं, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, राष्ट्रपति में हमने क्या पढ़ा था कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन उपराष्ट्रपति किसकी सदस्यता? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहिर्त हो या फिर योग्यता रखता हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। जबकि राष्ट्रपति में ये कितने थे? 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, लेकिन उपराष्ट्रपति में ये 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए। 15,000 जमानत राशि, आपको पता है राष्ट्रपति में भी हम पढ़ चुके हैं कि 15,000 जमानत राशि है वो जमा करवानी होगी। ठीक है, तो ये है इनकी योग्यताएं। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक और 15,000 जमानत राशि उनको जमा करवानी है जब उपराष्ट्रपति के लिए वो चुनाव के उम्मीदवार के रूप में जो है वो सामने आते हैं। अनुच्छेद जो 66 है वो किससे रिलेटेड है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 66, इसमें उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है ना, डायरेक्ट। जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। देखिए, इसके जो निर्वाचक मंडल है इसमें डिफरेंस क्या है राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में? देखिए, राष्ट्रपति में तो हमने पढ़ा था, मैं आपको राष्ट्रपति इसलिए बता रही हूँ बार बार में ताकि आप दोनों में डिफरेंस कर पाएँ और ये समझ पाएँ कि भाई दोनों में कितना डिफरेंस है, और उसको भी एक तरीके से वो भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए, इस चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या था? सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते थे शामिल राष्ट्रपति के चुनाव में, और राज्य के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। लेकिन क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों किसके हैं, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, मनोनीत भी डाल देता है राष्ट्रपति के, लेकिन निर्वाचित और मनोनीत दोनों किस में आते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ये डाल देते हैं कि भाई राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब जो चुनाव प्रणाली है वो कौन सी है इनकी? वो ही जो राष्ट्रपति, जिस पद्धति से हम राष्ट्रपति को चुनते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा तथा गुप्त मतदान से ही चुनाव होता है राष्ट्रपति के समान। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जो हमारे 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है
कौन है हमारे फिलहाल के उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू। तो इनका जो चुनाव है 2017 में संपन्न हुआ। देखिए एनडीए के प्रत्याशी वेंकैया नायडू थे और यूपीए के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण गांधी थे। क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई जो इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे, तो इन दोनों के बीच ही मुकाबला था। कुल सदस्य संख्या 790 थी। आपको पता है 790 ये कैसे थी सदस्य संख्या? क्योंकि जो हमारे सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य इसमें भाग लेते हैं और दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है? 790, जिसमें से 760 वैध मत गिरे थे। ये आपको याद नहीं रखना है। 707 वैध मत गिरे थे, जिसमें वेंकैया नायडू ने 516 और गोपाल कृष्ण गांधी ने 244। तो देखिए इसी तरीके से क्या हुआ, वेंकैया नायडू है वो अपना एक कोटा है, आवश्यक शर्त है जो मतों की, वो पूरा कर लेता है और ये विजयी रहते हैं। और रामनाथ कोविंद ने इनको क्या करवाई है? शपथ दिलाई है। देखिए रामनाथ कोविंद आपको पता है हमारे राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। जबकि राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। ठीक है, तो ये वेंकैया नायडू हमारे फिलहाल के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसका इलेक्शन भी आप देख चुके हैं। अब है अवधि, कितने? 5 वर्ष इनकी अवधि होती है उपराष्ट्रपति की, और इनको दोबारा भी चुना जा सकता है या पुनः भी इनका निर्वाचन किया जा सकता है। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, और यदि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो वो राष्ट्रपति, ये दोनों ही एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो यहाँ पे बात करें हम, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। अब महाभियोग, देखिए इनको भी इतना ज़्यादा सर्वोच्च पद है ये, तो इनको भी हटाना शब्द यूज नहीं किया गया है, बल्कि इनको भी हटाने के लिए क्या बोला गया है? महाभियोग या इम्पीचमेंट। देखिए जैसे राष्ट्रपति भी महाभियोग प्रक्रिया से ही हटते हैं, तो ये भी महाभियोग से ही हटाया जाता है। इनको भी या तो अपना त्यागपत्र दे देते हैं या फिर महाभियोग के द्वारा। तो महाभियोग का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको तो या तो लोकसभा में भी ला सकते हैं उनको हटाने के लिए प्रस्ताव, और राज्यसभा में भी, लेकिन राष्ट्रपति का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। 14 दिन पहले सूचना दी जाती है इनको भी। कुल सदस्य संख्या का स्पष्ट बहुमत लोकसभा में फिर भेज दिया जाता है, और उसके महाभियोग के दौरान ये राज्यसभा, वैसे तो ये राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, उनके सभापति होते हैं, लेकिन महाभियोग के दौरान ये राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर खुद ही महाभियोग लगा हुआ है, तो ये फिर उसके अध्यक्ष नहीं होते इस प्रकार। तो इनकी अवधि है 5 वर्ष। इनको पुनः निर्वाचित भी ये हो सकते हैं। इनको हटाने की प्रक्रिया या तो फिर ये त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, या फिर इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। 14 दिन पहले इनको नोटिस दिया जाता है या फिर सूचना दी जाती है। स्पष्ट बहुमत से राज्यसभा फिर इस प्रस्ताव को किसके पास भेजती है? फिर लोकसभा के पास भेज देती है, और जैसे ही फिर ये दोनों में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को फिर क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेतन भत्ते। उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। जो राष्ट्रपति का वेतन था वो 5 लाख था, और उसी का जो रिटायर होने के बाद 50% पेंशन भी मिलती है। ऐसे ही इनको भी 4 लाख वेतन मिलता है, और रिटायरमेंट होने के बाद 50% जो पेंशन है वो मिलती है। भाई आने जाने का किराया, रहने को, स्वास्थ्य सुविधाएं, सब कुछ मिलता है इनको। ठीक है, उसके बाद आता है बात अनुच्छेद 71, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद से संबंधित है ये। अनुच्छेद 71 बोलता है कि भाई यदि उपराष्ट्रपति के संबंधित कोई भी चुनावी विवाद होता है तो उसका डिसीजन कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा। अनुच्छेद जो 69 है हमारा, 69 है, वो राष्ट्रपति के शपथ से उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। जो उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि मैं भाई किसका अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, है ना, तो इस टाइप के जैसे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वैसे ही उपराष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं। अब आगे चलते हैं हम, उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य।
कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी क्या शक्तियां हैं एवं कार्य हैं। तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति के रूप में, देखिए जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होता है ना, कोई भी अचानक त्याग पत्र दे दिया या फिर महाभियोग या फिर मतलब उनकी मृत्यु हो गई, कोई भी ऐसे, तो वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं राष्ट्रपति की जगह पे, है ना। और राष्ट्रपति की जगह पे वो कैसे काम करते हैं, अधिकतम 6 माह तक ही कर सकते हैं, जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाता, और 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दिए जाते हैं। लेकिन अमेरिका में यदि ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जगह पे काम करता है, तो फिर वो शेष अवधि का जितना भी उसका टाइम पीरियड बचा है, 1 साल बचा है, 2 साल, जितना भी शेष अवधि के लिए वो वहाँ पे तब तक उस पद पे बने रहते हैं। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है, वो अधिकतम 6 माह तक ही जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। एक मेन काम है उनका राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना। राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हुए हैं वो राज्यसभा में जो भी कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, सदस्यों को बोलने की आज्ञा देते हैं। मतदान का अधिकार, वैसे साधारणतः उनको मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक वोट या फिर कास्टिंग वोट डालने का उनको अधिकार है। निर्णायक मत का मतलब आप समझते होंगे, निर्णायक मत का मतलब होता है कि जैसे दोनों ही, जैसे पक्ष में भी और विपक्ष में भी बराबर वोट जब गिर जाते हैं, तो बीच में फिर बाद में जो वो अपना डिसीजन देते हैं तो उसको बोलते हैं निर्णायक मत, क्योंकि वो जिस साइड डिसीजन देते हैं वहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है। तो निर्णायक मत कब दिया जाता है, जब दोनों ही पक्ष विपक्ष की जो है वो संख्या बराबर हो जाए मतों की, ठीक है। तो इस तरीके से ये साधारणतः मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक मत का अधिकार है, जैसे लोकसभा के स्पीकर को होता है ना। तो राज्यसभा बिल पास कर देती है और उस पर फिर उपराष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। तो ये है, इनके सभापति के रूप में भी कुछ कार्य होते हैं। एक इनका मेन कार्य होता है राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। राष्ट्रपति का पद जैसे अचानक खाली हुआ है तो ये राष्ट्रपति का पद संभालते हैं ताकि निरंतरता बनाई जा सके। वो सभापति के रूप में भी काम करते हैं, कानून व्यवस्था, बोलने का अधिकार सदन में, निर्णायक मत देने का अधिकार, है ना। तो इस तरीके से इनके ये मुख्य कार्य हैं। इसके आलोचक इस पद को क्या बोलते हैं, कोई आलोचक बोलते हैं कि भाई इसका अपना तो कुछ काम है ही नहीं, तो इसको ये जो पद है ये व्यर्थ है। कुछ आलोचक ऐसे भी बोलते हैं, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस भी बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किसको है, जो किसके पद को बोला जाता है हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस बोलते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति के लिए यूज करते हैं। अब उपराष्ट्रपति के जो नाम है वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के या फिर प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष के, इनके नाम हर एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें जो सीरियल वाइज, क्रम वाइज जो याद करने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने जैसे राष्ट्रपति के नाम याद किए थे, वैसे ही हमें उपराष्ट्रपति के नाम भी देखने हैं। देखिए जो सबसे पहले हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं, सबसे पहले राधा कृष्णन, ठीक है। 1952 से लेकर 1962 तक है वो राधा कृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और ये 2 कार्यकाल इन्होंने अपना पूरा किया है। तो यहाँ पे हमने जो राजा की ट्रिक ली है वो रा से राधा कृष्णन है, जा से जाकिर हुसैन है, ठीक है। जैसे उसमें भी हमने राष्ट्रपति का नाम याद किए थे, उसमें भी हमारा राजा से ही शुरू हो रहा था, उसमें राजा गिफ्ट नीलम ज्ञानी रमन शंकर नारायण। ऐसे ही यहाँ पे हमारी ट्रिक है, राजा रा से राधा कृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, ठीक है। उसके बाद गी से वीवी गिरी, ठीक है। वीवी गिरी को आपको याद रखना है, और जो वेंकट रमन है, और तो इनका जो क्रम है ये सभी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं। सिर्फ ये 2 साल और ये वेंकट रमन है ये 3 साल अपने पद पे रहते हैं। बाकी डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी ने अपना कार्य, सिर्फ इन 2 की डेट याद रखना जरूरी है, क्योंकि बाकी सब ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो आप हिसाब भी लगा सकते हैं कि 1952 से लेकर अब तक सबने अपना कार्यकाल किया है, 5-5 वर्ष का जितना भी उनका था। तो राधा कृष्णन है, उनके बाद जाकिर हुसैन है, फिर वीवी गिरी है, फिर ये जीएस पाठक हैं, गोपाल जो कृष्ण पाठक हैं, ये गो से गोपाल कृष्ण पाठक, गी से गिरी वीवी गिरी,
बीड़ी से बीड़ी जत्ती हैं, तुल्ला से एम हिदायतुल्ला है, ये रमन से वेंकट रमन है, और ये शंकर से शंकर दयाल शर्मा है, नारायण से के आर नारायण है, उसके बाद कृष्णकांत, बी एस शेखावत और हामिद अंसारी। तो इनको आप शॉर्ट ट्रिक में, वैसे तो पूरा नाम आप देख ही लेंगे, शॉर्ट ट्रिक में इनको याद रखना है। राजा गिगो बीड़ी तुल्ला, देखिए राजा गिर गया, बीड़ी तुल्ला, रमन शंकर नारायण, कृष्णकांत शेखावत और हामिद अंसारी। और फिलहाल है ये हमारे कौन है, हामिद अंसारी हैं, ये 2012 से बने थे, और अब फिलहाल ये 2007 में बने थे, फिर 12 में दोबारा से बनते हैं, और अब जो 2017 तक हामिद अंसारी रहते हैं, और उनके बाद वेंकैया नायडू है। तो राजा गिगो बीड़ी तुल्ला, रमन शंकर नारायण, कृष्णकांत शेखावत और अंसारी। ठीक है, ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। और डेट आपको याद सिर्फ वीवी गिरी की याद रखनी है, आपको 1967 से 1969 है, और ये आपको 84 से 87, 3 साल का वेंकट रमन का है वो जो कार्यकाल है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए आप इसके माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। राधा कृष्णन 1952 से 1962 तक 10 साल, फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, पाठक, बीडी जत्ती। आप जैसे ही वो फॉर्मूला राजा गिगो बीड़ी तुल्ला रमन शंकर नारायण देखते के साथ ही आपको राजा गिगो बीड़ी तुल्ला रमन शंकर नारायण, कृष्णकांत शेखावत और हामिद अंसारी तो अभी आपके साथ हाल फिलहाल में ही थे। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारे राष्ट्रपति का जो एक पॉइंट है वो रह गया था, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ हम पढ़ चुके थे, लेकिन राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ है वो हमारे उस वीडियो में रह गई थी। तो अब हम इसमें बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। देखिए राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार है, और क्षमा करने का अधिकार है अनुच्छेद 72 के तहत, जो बार बार पूछा जाता है। तो इसमें जो समाधान की शक्तियां हैं वो किस किस प्रकार से समाधान कर सकता है, तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्षमा। क्षमा, दंड व बंदीकरण दोनों को हटा दिया गया है, और दंड को पूरी तरीके से समाप्त। देखिए क्षमा में राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि दंड को पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है, लेकिन सब में ऐसा नहीं है। तो क्षमा में क्या है, दंड को पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। लघुकरण में क्या है, दंड को कुछ कम करता है, जैसे कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। लघुकरण, लघु का मतलब भी क्या होता है ना, छोटा होता है ना। तो मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। आप देखो इसने दंड के स्वरूप को ही बदल दिया, क्योंकि एक तो व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ था और अब उसको कठोर कारावास मिला है, तो दंड के स्वरूप को ही बदल दिया। तो लघुकरण क्या करता है, दंड के स्वरूप को बदलता है, जबकि क्षमा है वो दंड को पूरी तरीके से समाप्त करता है। क्षमा समाप्त, लघुकरण स्वरूप को बदलता है। परिहार है वो दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता और उसकी अवधि कम करता है। जैसे लघुकरण में तो क्या हुआ, दंड की एक तरीके से प्रकृति को ही चेंज कर दिया, मृत्युदंड था कठोर कारावास कर दिया, जबकि परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। जैसे एग्जाम्पल, 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष का कारावार जो कारावास दिया है, तो क्या किया है, दंड तो ऐसे ही है, कारावास पहले भी था, कारावास अब भी है, लेकिन क्या की गई है, उसकी अवधि है वो कम की गई है। विराम, दोषी की सजा में किन्हीं विशेष परिस्थितियों, देखो विराम और विशेष परिस्थितियां आपको याद रखना है। विराम कब लगाया जाता है, विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या फिर गर्भावस्था के दौरान ऐसी स्थिति को देखते हुए उसके सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कि भाई अब इसकी सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, तो फिर उसकी विशेष परिस्थिति को देखते हुए कम करते हैं सजा को। ठीक है, तो ये है विराम, विशेष परिस्थिति। उसके बाद प्रतिलंबन, किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, विशेषकर मृत्युदंड पर क्षमा याचना के लिए, जैसे थोड़ा सा समय लगाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि किसी को मृत्युदंड का सजा दे दी जाती है, तो उसके ऐसा नहीं है कि सजा तुरंत हो जाती है, नहीं, उस पर कुछ टाइम दिया जाता है। क्यों, ताकि यदि वो क्षमा याचना राष्ट्रपति के सामने लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, और राष्ट्रपति के पास भी ये अधिकार है कि उसकी क्षमा याचना को वो रद्द भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई जो बंधन है वो नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत
5 प्रकार के जो समाधान है, क्षमा पूरी तरह समाप्त करना, लघुकरण दंड के स्वरूप को बदलना, परिहार प्रकृति में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अवधि कम करना, विराम विशेष परिस्थितियों में देखते हुए दंड को कम करना, और प्रतिलंबन अस्थायी रोक लगाना। ठीक है, तो ये हमारे थे राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियों के अलग अलग प्रकार। अब देखिए राज्यपाल है, उसके पास भी समाधान की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ और राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ दोनों में भिन्नता देखने को कुछ मिलती हैं। जैसे 2 प्रकार का जो विशेष विभिन्नता देखने को मिलती है इसमें, एक तो जो सैन्य न्यायालय है उसके द्वारा दी गई सजा को सिर्फ राष्ट्रपति ही कम कर सकता है, राज्यपाल उसको कम नहीं कर सकता। एक ऐसे ही मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल वैसे तो क्षमा कर सकता है लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। तो ये दोनों डिफरेंस है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्तियां हैं, उसमें मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, तो सैन्य न्यायालय से संबंधित है, उसमें भी राज्यपाल के पास पावर नहीं है इसको जो क्षमा करने की और मृत्युदंड के भी मामले में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति के पास आपातकाल भी शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इसको हम अलग अपना चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 व 365, मेन तो आपको 356 ही याद रखना है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, जब देश में युद्ध हो, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जब जो राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, यदि राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत तब देश की साख संकट में हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इनको हम अलग से काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 143 है वो किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न के बारे में जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, ये उनका अधिकार है अनुच्छेद 43 में। तो देखिए ये हमारे कुछ एक पॉइंट है वो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उससे बच गए थे, समाधान करने की जो शक्ति है, और राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है उसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो ये हम अब देख चुके हैं। राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय से, ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, 143 के तहत। तो ये हमारे 2-3 पॉइंट है वो जो हमारे राष्ट्रपति के चैप्टर में छूट गए थे, जिनको अब हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो ऐसे ही आप जो है देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट है उसके लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।